जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आप कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर दोनों में से किसी का भी फॉर्म आपने अप्लाई किया हो, आज की क्लास जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, मैं इतना आपको बता दूं, और साथ में एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेंगे। ये तो पहले देखिए, ये वो सभी मेरे दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं और बताते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, रिचा ठाकुर जी कह रही हैं जय हिंद भैया, तो दीदी को जय हिंद। और देखो यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, जैसे कि ये एस के लव है, सर ठीक से क्वेश्चन एंड आंसर नहीं दिख रहे हैं, तो बेटा 240 पिक्सल पे देखा करो, आपको बिल्कुल सही दिखेंगे। और देखो यहाँ पे तुलसी चौहान सी, ममता स्वामी जो हैं, थैंक्स सर, तो बहुत बहुत बेटा आपको भी धन्यवाद। यहाँ पे देखो आनंद भैया हैं, टाइपिंग सही करें तो ठीक है बेटा, कुछ हो गई होगी भाई, कोई गलती हो गई उसके लिए सॉरी। तो आप सभी को पहले तो सचिन यादव, आप सभी को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। और चलते हैं दोस्त अपने आज की क्लास में और देखते हैं आज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो हमारे करंट अफेयर और हिस्ट्री, मतलब ए से लेके जेड तक जहाँ से भी जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको क्लास के अंदर मिलेगा। संविधान संशोधन, जहाँ से भी जो भी प्रश्न बन सकता है। तो चलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया है कि भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कि ये करंट का आपका क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो यहाँ पे पेन काम नहीं कर रहा है, पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। और देखो इसकी डेट भी याद रखना, ये फरवरी 2024 में किया गया है, ये फरवरी 2024 में किया गया है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। किस वर्ष में मतदान की आयु 22 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? जो आपको बताना है, जो वोट देते हो, वो मतदान की जो आयु है वो 22 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो दोस्त है वो होना चाहिए 1989, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और देखो इस प्रश्न को नोट कर लेना। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति जी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? पहले तो आप ये बताइएगा कि जो आपातकाल है वो कितनी तरीके से लगाया जा सकता है। तो वो लगाया जा सकता है 3 प्रकार से, ठीक है, ये आप याद रखना। देखो इंपॉर्टेंट है, कितनी बार भारत में लग चुका है, तो अभी तक 3 बार ही लगा है दोस्त, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 352 में आता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। अगर यहाँ पे बात करते कि वित्तीय आपातकाल, तो देखो एक ये भी पूछा जाता है कि अभी तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है। तो दोस्त ये देखो एक बार भी नहीं लगा है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल 360। और देखो जो राज्य आपातकाल होता है, जहाँ पे मतलब राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाते हैं, तो वो आपका होता है 356, वो होता है आपका 356। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो अनुच्छेद 61 जो है, ये मैं वो बता रहे हैं दोस्त जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इसके तहत राष्ट्रपति जी पर महाभियोग की कार्रवाई की जाती है, तो ये भी याद रखना, राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए महाभियोग की कार्रवाई की जाती है, जो अनुच्छेद 61 के तहत की जाती है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? तो गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब भाजपा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संविधान संशोधन जो है ये कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 3 प्रकार से। देखो अभी मैंने आज ये देखो 3 ना फेवरेट हो रहा है ना, तो देखो 3 प्रकार से आपका आपातकाल लगता है, 3 बार लग चुका है। और संविधान संशोधन भी 3 प्रकार से किया जा सकता है, तो यहाँ पे लगाएंगे 3 प्रकार। इसमें क्या होता है, देखो संविधान में जो संशोधन है वो अनुच्छेद कितना 368 के तहत होता है, ये तो पता ही है, हम सभी को पता है भैया, 368 के तहत होता है। इसमें 2 जो संशोधन है वो 368 के तहत होते हैं, और एक जो संशोधन है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? तो वो आपको याद रखना कि ये संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी मतदान के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, जिस तरफ जितना ज़्यादा मतदान हो जाएगा वही निर्णय ले लिया जाएगा। तो याद रखना 3 तरीके से किया जाता है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है
कि भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आप याद रखना, एसआई की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गोवा पुर्तगालियों से 1961 में भारत सरकार ने आज़ाद कराया था। ठीक है, ये भी आप याद रखना, पुर्तगालियों से 1961 में। और ये गोवा जो है इसे राज्य का दर्जा कब दिया गया, कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए 56वां मतलब ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगर 53 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 53 जो है इसके अकॉर्डिंग मिजोरम को दिया गया था, मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप याद रखना मिजोरम। तो मिजोरम जो है 53 और 56 पर गोवा को राज्य दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन द्वारा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो भारतीय वायु सेवा ने, सेवा नहीं यहाँ पे सेना होगा। ठीक है, भारतीय वायु सेना ने, ये देखो आपका करंट का अफेयर है। ठीक है, यहाँ पे सेना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपका करंट का क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 24 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो वायु शक्ति 24 का अभ्यास का आयोजन है वो कहाँ किया है। तो ये किया दोस्त, इनमें से आपका सही जवाब राजस्थान हो जाएगा। और हो सकता है कि राजस्थान आपको ना मिलकर पोखरण लिखा हुआ मिल जाए, पोखरण। ठीक है, तो पोखरण अगर लिखा हुआ मिलता है तो भी याद रखना ये कहाँ, जैसलमेर में है ना पोखरण, तो आप लगा देना। आपका राज्य अगर पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये 17 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 17 फरवरी को हुआ था। तो ये भी आप याद रखना, देखो इसे नोट कर लो, 17 फरवरी को पोखरण में हुआ था और वायु शक्ति 24 इसका नाम था। तो ये वायुसेना द्वारा किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न। लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो इसका आप जवाब करिएगा और मैं तब तक बता दूं कि कहते हैं कि मिल ही जाएगी मंजिल यूं ही भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो दोस्त हम बेशक भटक रहे हैं लेकिन मंजिल हमें एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसलिए कंटिन्यू बने रहिएगा और यहाँ पे प्रश्न का जवाब करिएगा कि लाला लाजपत राय ने किस बैंक के संस्थापक थे। तो इन्होंने किस बैंक की स्थापना की थी? तो आपके यहाँ पे क्या बताएंगे? पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब में कौन सा स्थान है जो हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हम तुरंत बताएंगे भैया, लुधियाना हो जाएगा। और देखो स्वर्ण मंदिर कहाँ है? आपका अमृतसर में है। तो ये भी आप याद रखना, आपका स्वर्ण मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो वो आपका अमृतसर में है। तो ये भी हम याद रखेंगे भैया। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट है ना। आज आपको हर तरफ से हर तरीके के अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थोड़ा हो सकता है क्लास का लेवल हार्ड लगे, लेकिन क्लास को छोड़ के मत जाना, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। भारत का सबसे बड़ा उद्योग पूछा गया है कि कौन सा है, तो हम यहाँ पे तुरंत बताएंगे कपड़ा उद्योग, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। सूती वस्त्र उद्योग लिखा हुआ मिल सकता है या कपड़ा उद्योग, तो आप लगा देना है। देखो यहाँ पे दिया गया भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो देखो जूट का अधिकतम क्षेत्र यहाँ पे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? आपका सही जवाब पश्चिम बंगाल होना चाहिए। देखो सुंदरवन डेल्टा भी आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो ऐसे भी याद रखना, ठीक है। देखो आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती लगभग सर्वाधिक होती है। और केरल में देखो मसालों के लिए, देखो मसालों का शहर जो है मसालों के लिए जाना जाता है केरल। तो मसालों के लिए केरल, तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश, और आपका जूट का अधिकतम क्षेत्र पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और दाल के लिए कौन सा हो जाएगा? दाल के लिए, तो दाल के लिए भैया आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। और सोयाबीन के लिए भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। और गन्ने के लिए आपका कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चीनी के लिए भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अब इसका आप फटाफट जवाब लगाइएगा कि श्वेत क्रांति के जनक। देखो प्रश्न का जवाब तो मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर वीर कुरियन। तो ऑप्शन बी। देखो यहाँ से ऑपरेशन फ्लड भी याद रखना। ऑपरेशन फ्लड जो है, देखो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, ठीक है, दूध उत्पादन से। और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया था। या फिर आप कह सकते हो कि श्वेत क्रांति को अगर दूसरे नाम से जानेंगे तो फिर ऑपरेशन फ्लड भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी दोस्त। और यहाँ पे देखो आप याद रखेंगे कि डॉक्टर वी कुरियन
इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, आप देखो एम एस स्वामीनाथन यहाँ पे दिया है। एम एस स्वामीनाथन आपको पता है कि ये किसके जनक माने जाते हैं? तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो ये भी आप याद रखना। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फर्क कौन सी फसल पे पड़ा था? क्या गेहूं पे पड़ा था? बताइएगा, किस पे पड़ा था? गेहूं पे। और देखो अरुण कृष्णन जो है ये किससे संबंधित है? क्या आपको पता है? तो नहीं पता है, आप नोट करिएगा, नीली क्रांति। ठीक है, नीली क्रांति। और नीली क्रांति जो है इसे मत्स्य उत्पादन भी बोल सकते हैं, मतलब कि मछली, तो मछली से संबंधित है आपकी नीली क्रांति। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? देखो ये मैं आपको पहले भी बता चुका था कि 132 टोटल मिले हैं। ये मैंने उस दिन आपको बताया था 132 मिले थे। अब देखो ये आपका करंट का है, इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण की बात करेंगे तो 5, ऑप्शन सी। पद्म भूषण की बात करेंगे तो 17 हो जाएगा। और पद्म श्री की अगर बात करेंगे तो आपके 110 हो जाएंगे ना। टोटल करो जरा कितना होगा, 132 हो रहा है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और पद्म श्री आपके 110 हो जाएंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपको कंचनजंगा अगर पता होगा तो आप बताएंगे, और नहीं तो आप नोट करिएगा, सिक्किम आपका हो जाएगा दोस्त क्या, बिल्कुल सही जवाब। और हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च जो शिखर है वो भी याद रखना, कंचनजंगा आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे दिया गया है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो अब यहाँ पे देखो फंसना नहीं है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ईमानदारी के साथ में जवाब करना है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा, देखो नर्मदा तो पश्चिम की ओर बहती है, तो ताप्ती भी बहती है और ये साबरमती भी। तो हम बोल सकते हैं कि ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि तीनों जो हैं ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। तो हाँ, यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखो होना चाहिए था ये सभी, लेकिन इनमें से कोई नहीं लगा है, तो वो गलत हो जाएगा। बात बाकी ये 3 ऑप्शन आपके सही जवाब हो जाएंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। शांत घाटी कहाँ स्थित है? टोटल 50 क्वेश्चन है। क्या आपका स्कोर हो रहा बताना। देखो मुझे कल का जो मैंने एक टेस्ट पेपर आपको कराया था उसमें मुझे एक दोस्त ने ऑनली मैसेज किया था कि भैया मेरे 35 प्लस हुए हैं। तो दोस्त बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी करते रहिएगा, आपको सिलेक्शन मिलेगा। यहाँ पे देखो शांति घाटी पूछा गया है कि कहाँ स्थित है। तो शांति घाटी जो आपकी है वो तो हो जाएगी केरल में। और देखो आपकी फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। भाई फूलों की घाटी कहाँ है बताओ? फूलों की घाटी जो है वो आपकी उत्तराखंड में है। देखो भोपाल में आपका भारत भवन है। ठीक है, ये भी याद रखना, भारत में आपका भारत भवन स्थित है। तो ये तो आप याद रखोगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो पृथ्वी के जो स्थल पृष्ठ है उसका कितना भाग है जो रेगिस्तान है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 5वां, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। देखो ये मैं इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा यार सपोर्ट करो, एक फ़ोन ही आ जाए कम से कम, ताकि मैं आपको लाइव पढ़ा पाऊँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या दिक्कत आ रही थी। और देखो दोस्त, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा, 1 मिनट का समय लूँगा। आपको पता है हर क्लास में सिर्फ बीच में 17 क्वेश्चन नंबर पे 1 मिनट के लिए रुकता हूँ। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरी ज़बान पे सरस्वती माँ विराजमान हो, और जो भी भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जिनके भी कान मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनको इस बार 100% सिलेक्शन हो जाएगा, उनको 100% वर्दी मिलेगी। और आप भी अपने छोटे भाई को, अगर मुझे छोटा भाई या बड़ा भाई मानते हो, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके लिए धन्यवाद आप सभी को। बस एक लाइक वाला बटन दबा दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको रोज़ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, जिसमें करंट अफेयर से लेके सारे क्वेश्चन होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा यार देखो क्लास को शेयर करना, मुझे पता चलता है कि कौन शेयर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैं देखो स्टूडियो से सब देख लेता हूँ, लेकिन आप लोग जब सपोर्ट करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेट होता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है किशोर सागर पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। तो किशोर सागर पर्यटन स्थल, देखो ये शायद मुझे लग रहा है कि कई दोस्तों ने तो पहली बार सुना होगा किशोर सागर पर्यटन स्थल। तो दोस्त ये कोटा में, कोटा मतलब राजस्थान। तो यहाँ पे ऑप्शन सी कोटा जवाब आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप देखो अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि कोचीन का किला, तो कोचीन का किला आपका केरल में है, तो वो भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व टेलीविजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखो ये तिथि इंपॉर्टेंट भाई। अब विश्व टेलीविजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब 21 नवंबर होना चाहिए। क्या 21
नवंबर होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आप 26 नवंबर बताते। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये देखो याद रखना यार, मैंने बोला ना मेरा इसका फ़ोन का डिस्प्ले टूटा हुआ है और टच भी टूटा हुआ है, तो इसलिए ये टाइप करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा इधर उधर डिस्टर्ब करता है। देखो 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। मालदीव की संसद का नाम क्या है? मालदीव की संसद का नाम क्या है? तो मालदीव देखो अभी थोड़ा सुर्खियों में भी रहा है, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो मालदीव की संसद का नाम याद रखना मजलिस है। क्या है? मजलिस है। और देखो एक और देश है जिसकी संसद का नाम मजलिस है, उसका नाम क्या है? ईरान। उस देश का नाम क्या है? ईरान। क्या मैं आपको सही बता रहा हूँ? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और देखो युआन जो है ये कौन सी देश की संसद का नाम है बताइएगा? युआन। तो युआन जो है ये ताइवान का नाम है, ताइवान। तो ताइवान जो है इसकी संसद का नाम युआन है। देखो संसद जो है ये तो भारत का है, ये भी आपको पता होगा। देखो एक पूछा जाता है डाइट कौन से देश की संसद का नाम है? तो याद रखना जापान देश की संसद का नाम डाइट है। देखो कांग्रेस जो है ये आपका अमेरिका हो जाएगा, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। आईपीएल 2024 का आयोजन कब किया गया था? आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग 2024 का आयोजन कब किया गया था? तो ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको पता होना चाहिए कि ये 21 मार्च से 26 मई तक चला था। तो 21 मार्च को इसका आयोजन किया गया था और 21 मई को ये फाइनल खेला गया था, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। दिक्कत ये आ सकती है कि आपसे संस्करण पूछा जा सकता है कौन सा था। तो यार याद रखना कि 17वां संस्करण था। कौन सा था? 17वां संस्करण था। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयोजनकर्ता कौन था, तो वो था टाटा। कौन था भाई? टाटा आईपीएल। तो याद रखना टाटा था। आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी टीमों ने भाग लिया, तो आप बता सकते हैं कि 10 टीमों ने भाग लिया। तो इस तरीके से आप प्रश्न के जवाब करेंगे और साथ में मुझे बताएंगे कि आईपीएल 2024 का फाइनल किसने जीता था। भाई किसने जीता था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु है। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है बताइए? तो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो आपसे राष्ट्रीय पशु पूछा गया है तो याद रखना लाल कंगारू, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखो इसकी जो राजधानी है वो है कैनबरा। क्या है? कैनबरा है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और ऑस्ट्रिया की पूछी जाती है तो याद रखना वियना है। क्या है? वियना है। तो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। और सिडनी मत लगा देना, ऑप्शन में मिल जाता है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भ्रमित नहीं होना है। कीवी जो है ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। कीवी जो है ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। और बाघ तो आप सभी को पता है अपना प्यारा भारत। तो याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? झुकी हुई मीनार, क्या आपको पता था? ये प्रश्न आपको नया लग रहा होगा, लेकिन आप इसका जवाब फटाफट सही करेंगे। और अगर गलत हो भी जाता है तो कोई बात नहीं है दोस्त, टेस्ट पेपर में आप गलत नहीं करना है। यहाँ पे हो जाता है तो कोई बात नहीं, लगा सकते हो पीसा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि पीसा आपको पता है कहाँ है? तो ये आपका इटली में है। कहाँ है दोस्त? ये आपका इटली में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। और देखो यहाँ पे जो आपकी ग्रेट वॉल है वो कहाँ पर है? तो वो भी पूछा जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो मतलब चीन हो जाएगा। ग्रेट वॉल जो है वो आपका चीन हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। परमाणु पदार्थ निर्देशालय कहाँ स्थित है? परमाणु पदार्थ, आपको मैं क्या बताया था? राष्ट्रीय वनस्पतिक संस्थान बताया था, जो कि लखनऊ में था। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पतिक संस्थान बताया लखनऊ में। राष्ट्रीय वो जो वन संरक्षण संस्थान है वो आपका हैदराबाद में है। ठीक है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? हैदराबाद में। तो परमाणु पदार्थ निर्देशालय जो है वो आपका देहरादून में है। कहाँ पर है दोस्त? सॉरी, यहाँ पे यही गलती होगी। देखो जो आपका परमाणु पदार्थ निर्देशालय है वो आपका हैदराबाद में है, लेकिन जो आपका विश्व वन संरक्षण वो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका देहरादून में है।
तो ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है और परमाणु पदार्थ निर्देशालय जो है वो हैदराबाद में है। और यहाँ पे देखो मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है, तो मैं आपको हैदराबाद से एक ऑप्शन और बताऊंगा। तो हैदराबाद से आप याद रखना कि नाभिकीय परिसर जो है वो भी आपका कहाँ, हैदराबाद में है। तो और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। देखो ये मुझसे गलती हुई, तो ये मेरे लिए सजा है कि मैं एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ यहाँ से बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ, और इस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है एंटीजन का आविष्कार किसने किया था। एंटीजन का आविष्कार किसने किया था, तो एंटीजन देखो ये एंटीजन का जो आविष्कार है ये लैंड स्टीनर ने किया था। तो ऑप्शन ए लगा देंगे। एंटीजन का आविष्कार जो है लैंड स्टीनर ने किया था। और देखो आज की क्लास थोड़ा अगर कठिन लग रही हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दोस्त सच्चाई यही है कि पेपर कठिन आएगा, क्यों वैकेंसी कम है, फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुआ है। तो देखो और बताऊँ यहाँ पे बेंटिंग जो है इसने क्या किया, तो इसने दोस्त इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, इंसुलिन की खोज की थी। और एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था। क्या किया था, चेचक का टीका खोजा था। तो ये भी आप याद रखेंगे। बेंटिंग, इंसुलिन और एंटीजन का आविष्कार लैंड स्टीनर, और यहाँ पे एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका। देखो मैंने इसलिए कहा कि पेपर कठिन आएगा, हो सकता है क्योंकि फॉर्म ना बहुत ज़्यादा पड़े हैं और वैकेंसी 4000 4500 के लगभग है। तो हो सकता है कि पेपर अगर कठिन करेगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप सही जवाब करके आएंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है टिटनेस में कौन सा अंग प्रभावित होता है। टिटनेस में पूछा गया है, तो इसमें तंत्रिका तंत्र होता है। यहाँ पे तंत्रिका तंत्र होता है। और देखो यहाँ पे आप एक चीज़ और याद रखना, जो इसके लक्षण होते हैं वो क्या होता है, तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़े का बंद होना, और जबड़े का बंद होना। तो ये आप याद रखेंगे। और पेस मेकर का संबंध किससे है, हृदय से है। तो ये भी आप याद रखेंगे। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन, देखो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इसका सही जवाब क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे फटाफट बताइएगा कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम आपने कर दिया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ राइबोफ्लोविन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब देखो यहाँ पे थायमीन, आप बताइएगा कि जो थायमीन है ये किसका नाम, किस विटामिन का नाम है। तो ये थायमीन आपका V1 हो जाएगा, और B2 का राइबोफ्लोविन। इतना आपको याद हो गया, देखो नोट कर लो दोस्त। और देखो टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का नाम है, और इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। इसकी कमी से वांझपन हो जाता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। और देखो मैं बताऊं ए का बताओ, चलो ए का बताओ। तो ए का आप बताएंगे रेटिनॉल। भैया क्या बताएंगे, सॉरी रेटिनॉल। रेटिनॉल हो जाएगा आपके विटामिन ए का नाम। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती हैं। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती है। आज की क्लास में आपको प्रीवियस जो पेपर हुआ था 19 में उससे भी क्वेश्चन है, और आरआरबी में पूछे जा चुके क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे और अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। देखो यहाँ पे लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं बतानी है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए लिम्फोसाइट, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका लिम्फोसाइट हो जाएगा। और देखो ये क्या करता है, ये हानिकारक जीवाणुओं को और रोकने का कार्य करता है। क्या करता है, हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उन्हें रोकने का कार्य करता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखो दिया गया है डीटीपी का पूर्ण रूप होगा। डीटीपी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो डीटीपी का पूर्ण रूप आपको बताना है, तो आप तुरंत बताएंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। देखो इंडियन प्रीमियम लीग, ये तो सभी को पता है, IPL। ठीक है, देखो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मतलब कि IBM का मतलब होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ATM का मतलब क्या होता है। ATM का मतलब देखो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन मैं आपको इसीलिए रोज बताता हूँ, लगभग 2 से या 3 की मुझे पता है कि पूछा जाएगा दोस्त। देखो यहाँ पे पूछा गया है किस देश ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब ये क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में खिताब जीता है। तो ये जीता है दोस्त भारतीय महिला टीम ने। तो यहाँ पे लगा सकते हैं भारत, या फिर याद रखना भारतीय महिला
टीम ने जीता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पर, चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था ना। और इसमें उप विजेता आपका थाईलैंड था। इसमें उप विजेता जो है वो थाईलैंड था। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे दिया गया, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो इसमें है 40, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में है 80। और देखो आज तो वोट खुल रहे हैं और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो लगभग 3-4 बजे पता चलेगा। और वहाँ से भी जो प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको ज़रूर कराऊंगा। और देखो यहाँ पे 5 जो है ये किस में है? ये शायद उत्तराखंड की है। ठीक है, ये 5 सीट उत्तराखंड में है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पोरसपुर। और देखो इनके जो वंश की बाद में जो राजधानी हो गई थी वो मथुरा हो गई थी। हालांकि आप अगर कनिष्क की पूछी जाएगी तो आप पोरसपुर लगा के आएंगे। और देखो मैं आपको बताऊं, चरक और नागा अर्जुन जो थे वो इनकी दरबार के शोभा थे। ठीक है, इनके दरबार की शोभा थे चरक और नागा अर्जुन। तो ये भी आप याद रखना, चरक और नागा अर्जुन। और देखो कनिष्क का रेशम मार्ग पर कब्जा था। तो ये भी आप याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और देखो यहाँ से और क्या पूछा जा सकता है, तो ये पुरुषपुर हो जाएगा। और यहाँ पे चरक और नागा अर्जुन हो जाएंगे। रेशम मार्ग पे कब्जा था और ये कुषाण वंश से थे। किससे? कुषाण वंश से थे। तो ये भी देखो याद रखना। तो चलते हैं दोस्त अब अगले प्रश्न की तरफ। अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ये पता कब किया था? जब इनका कलिंग देश के राजाओं से युद्ध हुआ था। कलिंग देश के राजाओं से युद्ध हुआ था और वहाँ पे जो हत्या हुई थी उसे देख के इनका मन मतलब मचल गया कि इन्हें लगा कि इतना मैंने ये सब खून बहा दिया और ये सब नहीं करना चाहिए, गलत करते। तो इनका मन जो था वो बदल गया और इन्होंने कभी भी युद्ध ना करने की घोषणा की। और साथ में इन्होंने क्या किया, एक धर्म को अंगीकार अपना लिया। और वो धर्म कौन सा था? तो वो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची जो है वो किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो यहाँ पे आप याद रखना कि बौद्ध धर्म, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से निरूपण करता है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया? देखो करंट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बताओ, सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया? भाई हमारा जब किसी के साथ में झगड़ा चलेगा तो वही हम पे हमला करेगा। अब ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया? तो ईरान का भैया किसके साथ में लफड़ा चल रहा है? तो जिसके साथ में चल रहा है वो है इजराइल। तो यहाँ पे लगा देना इजराइल, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और रोज़ कहता हूँ कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत आ रही है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो रुको मत दोस्त, क्योंकि रुकने का नाम गाड़ी नहीं बैलगाड़ी होता है। तो कंटिन्यू चलते रहो और अब सफलता को पाओ एक दिन। और यहाँ पे दिया गया किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रिकाएं चलाई थी? तो ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपका आरआरबी में पूछा गया है। अब वो मुझे याद नहीं है कि किस पेपर में पूछा गया था, लेकिन आरआरबी के पेपर में पूछा गया था। तो किसने बड़े पैमाने पर सोने की मोहर चलाई थी? वो था कुषाण। कुषाण ऑप्शन सी, कुषाण शासक जो थे उन्होंने चलाया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और देखो 17 दूनी 34 हो गए ना। अब 34 पे एक बार फिर कहूँगा कि दोस्त बस 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ। आप बस क्लास को तुरंत, एक दोस्त कह रहा था कि भैया सबसे ज़्यादा लाइक आते हैं बाबा आपकी क्लास पे अब, तो आप लोगों का सपोर्ट है भाई, उसके लिए थैंक यू। और ये थैंक यू वाला बटन दबा दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा इस बार स्टेटस लगाओ, शेयर करो दोस्तों के साथ में। और देखना चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट मुझे कहाँ तक पहुँचाता है और मैं आपके लिए क्या कुछ कर पाता हूँ या नहीं। और यहाँ पे देखो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो यहाँ पे आपको तुरंत बताना है कि भैया ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। तो समुद्रगुप्त हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहा जाता था, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है, नेपोलियन भी कहा जाता था समुद्रगुप्त को और कविराज भी। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? देखो ये है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। करिए इसका जवाब और देखते हैं कौन देता है इसका सही जवाब। कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा
और यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 1 मिनट 28 सेकेंड। 1 मिनट 28 सेकेंड आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगर सूर्य पूछा जाएगा तो 8 मिनट 19 सेकेंड। तो ये सूर्य जो है ये 8 मिनट 19 सेकेंड आपका हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वैसे तो कहते हैं कि प्रकाश वर्ष, लेकिन यहाँ पे अगर इस टाइप से दिया जाएगा ऑप्शन तो आप बताएंगे पारसेक। भाई देखो, एक पारसेक बराबर कितना होता है बताओ? एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई क्या होगी? पारसेक होगी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? आय हाय, ये देखो इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट मैं बताऊँ आपको? पहले तो चलो इसका जवाब करो। तो इसका जवाब याद रखना, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये कहाँ पर खोला गया था? सतारन में खोला गया था। सतारन, देखो सतारन याद रखना, सतारन, ये रा बना है, ठीक है, सतारन। और ये कब खोला गया था? अगर ये पूछा गया तो हम क्या बताएंगे? 1932 में। कब खोला गया था? 1932 में भैया खोला गया था। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसे मिला है? तो देखो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो देखो, पुरुष की बात करेंगे तो रणबीर कपूर को मिला है, और अगर महिला की बात करेंगे तो आलिया भट्ट को मिला है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक और उनसे संबंधित लेखक, पत्र पत्रिकाएं आपसे जरूर पूछी जाएंगी दोस्त। तो आप देखो सबको लिख लिया करो। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जेबी कृपलानी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए। गीतांजलि के लेखक कौन है? मैंने उस दिन बताया था कि नोबेल पुरस्कार मिला था पहला शायद, और आप बताएंगे कि गीतांजलि के लेखक कौन है। और देखो महात्मा गांधी जी की याद रखना, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखो इन दोनों में से एक ना एक तो जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। और देखो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है, रोज करते हम लोग बोलते रहते हैं ना प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो क्या हमें पता है कि अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? तो इनमें से अप्रत्यक्ष कर बताना है। तो इनमें से अप्रत्यक्ष कर को हम कैसे ढूंढेंगे? अगर हमें सब पता होंगे तो ढूंढ पाएंगे कि बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क। तो देखो यहाँ पे आपका बिक्री कर हो जाएगा सही जवाब, और बाद बाकी ये दोनों आपके प्रत्यक्ष कर हैं, ये भी याद रखना। देखो अप्रत्यक्ष कर कौन से? एक तो बिक्री कर आपका हो जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक तो बिक्री कर हो जाएगा, एक आपका तट कर हो जाएगा, और तट कर के बाद मैंने आपको बताया था उत्पाद कर और सीमा शुल्क। तो उत्पाद कर और सीमा शुल्क, तो ये देखो आप याद रखेंगे। और प्रत्यक्ष कर में आपका आय कर, संपत्ति कर और आपका उपहार कर आ जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, आपका उपहार कर आ जाता है। तो चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पे। अब छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखो, पंचवर्षीय पहली 1951 में लॉन्च हुई थी, जिसका मुख्य कार्य था कृषि से संबंधित था। किससे? कृषि से संबंधित था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो यहाँ पे छठी जो था वो था 1980 से 1985, मतलब ऑप्शन सी लगा देंगे सही जवाब। और अगर यहाँ पे हमसे चौथी पूछा जाएगा तो 69 से 74 था। तो ये हो जाएगा हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। इनको देखो नोट कर लेना भाई, ठीक है। और 74 से 78 कौन सी हो जाएगी? तो 74 से 78 देखो यहाँ पे ये चौथी है अगर, और तो ये पाँचवीं होगी भाई, सीधी सी बात है। ये छठी ये रही। यहाँ पे 2 वर्ष का क्या अवकाश काल रहा होगा भाई? 2 वर्ष, अगर यहाँ से 78 से 80 हो रहा है डायरेक्ट, तो 2 वर्ष क्या होगा? अवकाश काल रहा होगा, सीधी सी बात है। देखो संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी, किस अनुच्छेद में दिया गया है? संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 53, ऑप्शन ए लगा देंगे सही जवाब। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है बताओ? अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत जो है वो राज्यों का
संघ है। तो ये आप याद रखना। अनुच्छेद 61 मैंने अभी आपको बताया था महाभियोग, राष्ट्रपति जी को हटाने का जो क्रिया होती है महाभियोग, अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का टॉलीवुड के शहर का भौगोलिक उपनाम है। टॉलीवुड, तो आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? कोलकाता होना चाहिए। कोलकाता सही जवाब हो जाएगा। धनबाद जो है, धनबाद को कोयला नगरी बोलते हैं। धनबाद को कोयला नगरी भी बोलते हैं। कोयला नगरी, ठीक है। और देखो जोधपुर को क्या बोलते हैं बताओ, पता है क्या? जोधपुर को सूर्य नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य नगरी बोलते हैं। तो ये भी देखो याद रखना, हो सकता है कि दोस्त पूछ लिया जाए। और मुंबई को क्या बोलते हैं? तो मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी बोलते हैं, सपनों का शहर बोलते हैं। तो ये भी हम याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर, देखो ये नेशनल पार्क मेरे भाई याद रखना, पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बांदीपुर पूछ दिया गया, अगर पता होगा तो तुरंत बताओगे भैया कर्नाटक हो जाएगा। पता होगा तुरंत बताओगे कर्नाटक हो जाएगा। अगर तुंगभद्रा भी पूछा जाता, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, तो भी आप बता देते कि कर्नाटक हो जाएगा, तुंगभद्रा, ठीक है। तो तुंगभद्रा जो आपका है ये क्या आपका यहाँ, इसका भी कर्नाटक हो जाएगा। तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो है कर्नाटक। और देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपका एक तो दुधवा नेशनल पार्क है, दूसरा कौन सा है? अगर दूसरा कहीं चंद्रप्रभा दे दिया तो बता दोगे? अगर चंद्रप्रभा दे दिया तो आप बता दोगे। गुजरात में आपका गिर हो जाएगा, ये तो जरूर याद रखना, पूछा ही पूछा जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? कुल्लू घाटी, तो कुल्लू मनाली तो मैं तो गया था भाई, कुल्लू मनाली मैं तो गया था। अब कुल्लू घाटी तो कहाँ होगी? ये हिमाचल प्रदेश में होगी। कहाँ होगी? हिमाचल प्रदेश में होगी। देखो धर्मशाला कहाँ है? तो धर्मशाला भी आपका एक मिनट देखो लिख देता हूँ, ठीक है। धर्मशाला भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, इतना आपको याद रहेगा। देखो उत्तराखंड में आपका अल्मोड़ा भी है। उत्तराखंड में आपकी फूलों की भी घाटी है। भाई फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। केरल साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, ये तो आपको पता ही होगा भाई, केरल जो है साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। शिलोंग कहाँ है? तो शिलोंग भाई हमारा मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। देखो आपका जो औसतन सर्वाधिक वर्षा होती कहाँ होती है? माशिन राम में होती है ना, माशिन राम, तो माशिन राम भी आपका मेघालय में है। ये भी देखो याद रखना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? टिहरी बांध परियोजना, देखो आज आपने देखा होगा हर टाइप से, हर जगह से, चाहे वो विटामिन हो, नदी हो, झरना हो, कुछ भी हो, आपको क्वेश्चन हर जगह से एक एक दो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिले हैं। टिहरी बांध परियोजना बताना है तो टिहरी बांध हम तुरंत बताएंगे, भागीरथी नदी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। और देखो महानदी पर एक याद रखना, ये महानदी पर क्या है बताओ? तो महानदी डेल्टा जो है ये आपका कहाँ पड़ता है? महानदी पर पड़ता है, महानदी डेल्टा। अब देखो आपका सोन जो है, सोन पे बताओ, तो सोन पे आपका वाड़ सागर है, बाढ़ सागर, तो बाढ़ सागर जो है ये आपका सोन नदी पर। और देखो महानदी पर आपका शायद बाखंडा नागल बांध भी तो है ना, बाखंडा नागल बांध, तो ये भी आप याद रखना। देखो अगर कोई एरर हो जाता है ना तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी टाइप कर देता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताया जरूर करें कमेंट बॉक्स में। उस दिन मुझसे एक 8 नंबर क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ था, तो मुझे भी पता था कि मैंने रबड़ का उत्पादन केरल की जगह सिक्किम बता दिया था, आज भी मुझे याद है। और वैसे आपका क्या था, थाईलैंड था ना। अब यहाँ पे मुझसे वही गलती हो गई थी कि मैंने भारत में आपको केरल की जगह सिक्किम बता दिया। अब यहाँ पे दिया गया भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जनगणना की जो शुरुआत है वो आपकी हुई थी, बताओ, भारत में जनगणना की जो शुरुआत है वो 1872 में हुई थी। इस टाइम वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड रिपन था। कौन था? रिपन था। लॉर्ड वर्ड मत बोला करो, वो कौन था? रिपन था। देखो नियमित जनगणना जो है 1981 में हुई थी और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, ये भी याद रखना। और हर जनगणना 10 वर्ष बाद होती है, और अभी जो लास्ट हुई थी वो 2011 में हुई थी। होना चाहिए था 21 में, जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाई। तो प्रश्न 2021 की जनगणना से भी पूछे जाएंगे, ये भी याद रखना। और देखो 1772 में आपके कलेक्टर का पद आया था, कलेक्टर का पद पूछा जाएगा। अगर पूछ दिया तो क्या बताओगे? शायद एक बार एसएससी जीडी में पूछा गया था कलेक्टर का पद, तो याद रखना ये 1772 में आया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपने नोट किए होंगे और सभी का जवाब किया होगा। और दोस्त मैं आपको बता दूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा,
क्लास को एक बार लाइक सभी दोस्त ज़रूर करेंगे और लाइक वाला बटन दबा देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और साथ में आपको क्या करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, प्रेस कर देना है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद।